एग्ज़ाम देने से पहले हमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने चाहिए, ये बात सबको पता है। लेकिन हम लोग कई बार ये काम करते नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की एक ऐसी क्विज जिसमें हम आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं तो भी आप इनका आंसर अच्छे से कर पाएँ, और अगर इनसे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली ये क्विज, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो पुराने जमाने में ये माना जाता था कि एक बहुत बड़ा जम्बू द्वीप था, उसमें से जो भारत है वो भी एक पार्ट था। तो माना जाता है कि भारत जो है वो हमारा जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। लेकिन अगर हम मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करें तो शायद आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा पेंजिया करके एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो कि, और एक आपका पेंथलासा करके एक ओशियन था, उससे हमारा ये पूरा जो अर्थ है एक तरीके से वो बनी हुई थी। और जब ये पेंजिया हमारा ब्रेक हुआ था तो उसका जो सदर्न पार्ट था, मतलब कि दक्षिणी जो भाग था, गोंडवाना लैंड, तो हमारा इंडिया जो है उस गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हमारा किसका पार्ट रह चुका है, तो आपको गोंडवाना लैंड भी याद रखना है और जम्बू द्वीप भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो दक्षिणी सीमा क्या है। हमने इससे पहले एक लेक्चर अपना डिस्कस किया था, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ लैटिट्यूड, ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स, ये सब डिस्कस किया था। तो अगर आपको वो याद होगा तो पता होगा कि जो हमारा दक्षिणी हिस्सा जो है, ये जो भारत का यहाँ पे ये जो लगता है, वो उसका लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री एंड 4 उत्तरी अक्षांश पर है। ओके, यहाँ पर हम ये मैप देख लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको और आसानी से समझ आएगा। ये जो आपका सदर्न पार्ट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और इसका अगर हम उत्तरी भाग हम देखें तो वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, 37.6 और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, एंड इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये भी दोनों आपको पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो भारतीय मानक समय है वो आधारित है, मतलब कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय हम लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट से। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने ये शो भी किया है, जो इंडियन ये जो IST की जो लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ से गुजर रही है। ओके, जो कि आपका 2 इसमें जगह हैं जहाँ से ये गुजरने का ये लिया जाता है। इलाहाबाद भी आपको ऑप्शन में हो सकता है और मिर्ज़ापुर भी, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको लगाना पड़ेगा, वेदर इट इज़ इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। यहाँ पे ये मिर्ज़ापुर लिखा हुआ भी है। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसमें कितना अंतर है। आप लोग को शायद पता होगा, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है, मतलब कि GMT जो है वो हम लेते हैं लंदन से। ओके, लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ से लेते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अभी हमने बात कर ही ली, वो हम कहाँ से लेते हैं, इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर से। तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो आपका डिफरेंस है 5 घंटे 30 मिनट का। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद है कि भारत का जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है। अभी हमने बात करी थी ना कि इलाहाबाद और या मिर्ज़ापुर, तो इसमें से इलाहाबाद आपका ऑप्शन है तो आप इलाहाबाद के समीप मारेंगे, अगर मिर्ज़ापुर होगा तो आप मिर्ज़ापुर के समीप मारेंगे ऑप्शन में। ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा मतलब कि भारत की ये जो बाउंड्री है वो आपकी कितना, उसका लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की जो टोटल लेंथ है, टोटल बाउंड्री है, वो है 15,200 किलोमीटर।
ओके, फिर द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा केवल इसमें हम पूछ रहे हैं कोस्टल लाइंस की, ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर वगैरह जो लैंडलॉक्ड है वो एरिया नहीं, सिर्फ जो हमारे यहाँ पे द्वीप हैं वो, और जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र से घिरे हुए हैं या जो भी पानी से घिरे हुए हैं वो वाले तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो हमारी लंबाई कितनी है? 7516। 0.5 आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, आपको केवल कितना याद रखना है? 7516, 7516। ओके, इसके बाद बात आती है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब कि यहाँ जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें और ये नीचे अगर हम देखें इसके मेन लैंड तक, तो ऊपर से नीचे तक जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? तो वो इसकी लेंथ है 3214। याद रखना है आपको, आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा। देखिए उल्टा चल रहे हैं हम, 3 2 1 और फिर 4 है एंड में, तो 4 तो आप मार ही लेंगे, लेकिन आपको उल्टा याद रखना है कि 3 2 1, तो ऐसे करके आप इसकी लंबाई याद रख सकते हैं किलोमीटर्स में। ओके, याद रहेगा हमेशा, भूलेंगे तो नहीं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अभी हमने लेंथ देखी थी, अब हम इसकी विड्थ देख रहे हैं, कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? तो वो हमारी विड्थ है इसकी 2933 किलोमीटर। ओके, 2933। लेंथ आपको याद रहे कि बहुत सरल थी, 3214, और इसकी विड्थ कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। ओके, भारत की तट रेखा की लंबाई है, अभी हमने सिर्फ बात करी थी द्वीपों सहित उसकी जो लेंथ थी वो कितनी है। अब हम सिर्फ बात करें कोस्टल लैंड इंडिया की जो है वो कितनी है, तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर। ओके, पहले हमने बात करी थी कि इंडिया की सिर्फ जो बाउंड्री है पूरी वो कितनी है, फिर हमने बात करी कि उसकी जो तट रेखा है द्वीपों सहित, केवल यहाँ पे जो द्वीप है लक्षद्वीप, अंडमान, जो भी इसके द्वीप है उन सबको मिला के कितनी उसकी कोस्टल लेंथ है, फिर केवल जो भारत की जो मेन लैंड है उसकी जो तट रेखा है वो कितनी है। तो ये आपको तीनों मेजरमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, पहली वाली थी आपकी 15200 लैंड बाउंड्री, फिर उसके बाद द्वीपों सहित अगर मिला लेंगे तो तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516, और उसके बाद केवल अगर हम देखते हैं तट रेखा की लंबाई तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ओके, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? आपको पता है कि भारत जो है वो हमारा विश्व का कौन सा 7वां बड़ा राष्ट्र है, 7वें नंबर पर, लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करता है अपने क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल से अगर इसका कंपैरिजन करें तो वो करता है 2.4%। इसके बाद है बात कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? कि पूरा आपको पता है कि भारत जो है वो हमारा पर्वत, पहाड़ी, पठार, प्लेन्स और जो जल है वो नदियां हैं उन सब से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें से केवल पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना है? तो वो है आपका 29.3%, 29.3%। इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, एकदम से याद होना चाहिए, इसलिए इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। ओके, इसके बाद आता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार मतलब कि प्लेट्यू आपका कितना पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं इंडिया का? तो वो है आपका 27.7। माउंटेन्स कितने में थे? 29.3, और प्लेट्यूज आपकी कितने हैं? 27.7, लगभग बराबर बराबर से ही है। ओके, इसके बाद बात आती है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान मतलब कि प्लेन्स। आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो प्लेन कंट्री ज्यादा है, कुछ ही जगहों पर पहाड़ है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ये आपका है 43%। फिर इसके बाद आता है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, मतलब कि जो टेरिटोरियल वाटर है, समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर इंडिया हमारा ये है उसका ये कोस्ट है हमारा अगर इंडिया का, तो यहाँ इंडिया के कोस्ट से मतलब कि बेस लाइन से जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स बोल लीजिए, यहाँ पर हमने केवल माइल्स लिया है तो वो भी ठीक है, नॉटिकल माइल्स तक आपका होता है टेरिटोरियल वाटर। ओके, फिर यहीं से अगर हम आगे तक और चलते हैं तो जो 24 नॉटिकल माइल होता है वो हमारा होता है कॉन्टिगुअस जोन। ओके, वो हम लेते हैं 24 नॉटिकल माइल। इसी के अगर आगे आप 200 माइल और आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
तो इस तरीके से जो समुद्री एरिया में जो होता है, अलग अलग कंट्रीज का जो एरिया डिवाइडेड होता है, वो इस तरीके से मेजरमेंट से होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के उनको राइट्स दिए जाते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो टेरिटोरियल वाटर है वो हमारा कितने डिस्टेंस तक कवर रहता है, केवल 12 मील तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ओके, इसके बाद वो पूछ रहा है कि कॉन्टिग्यूअस जोन, मतलब कि जो संलग्न क्षेत्र है, तो वो मैंने आपको बताया कि टेरिटोरियल वाटर के बाद हमारा कौन सा आता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, मतलब कि इससे और 12 माइल आगे चले जाएंगे तो टोटल कितना हो गया, 24 माइल। तो 24 माइल हमारा इसका आंसर होगा। तो कॉन्टिग्यूअस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्र हमारा होता है 24 मील तक। इसके बाद बात आती है कि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो कितना है, वो भी मैंने अभी आपको बताया था कि 200 मील। और सारी जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं, इंडिया के कोस्टल एरिया से, बेस लाइन जो है हमारे कोस्टल एरिया है वहां से। ओके, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? समुद्र तट रेखा मतलब कि कितने राज्य कोस्टल स्टेट्स हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए सारी। जैसे यहाँ पे ये गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, 9 राज्य हैं जो कि आपके समुद्र के साथ अपनी रेखा को शेयर करते हैं, समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर आता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा सबसे मतलब सबसे ज्यादा अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है समुद्र के साथ। ओके, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमने कर्क रेखा पर पूरा एक लेक्चर डिस्कस किया था कि कर्क रेखा क्या होती है, कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिएगा। उसमें हमने एक ट्रिक है वो भी याद करी है कि कैसे कौन कौन से प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है, उसको 2 मिनट में आप याद कर सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कर्क रेखा जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। और अभी आपके लिए बता दूं, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एकदम भारत को यहाँ से बीच से एकदम से काटती है। ओके, और कौन कौन सी स्टेट से वो गुजरती है वो भी अभी हम देख लेते हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ गुजरात से वो चालू होती है, थोड़ा राजस्थान से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे होते हुए वो निकलती है। तो टोटल आपके जो 8 स्टेट्स हैं वहां से ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊपर है, अभी हमने डिस्कस किया ना, कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश हो नहीं सकता, बिहार हो नहीं सकता। बिहार और झारखंड में कंफ्यूजन हो सकता है यूजुअली, तो वो आपकी जाती है झारखंड से, बिहार से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका कि हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट भी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।